एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग IBCIO में ज्योग्राफी का सेट 3 स्टार्ट करते हैं। अभी तक हम लोग ने ज्योग्राफी, हिस्ट्री, साइंस, डिफेंस इन सब पे सेट दो दो सेट हम लोग ने अपलोड किए हैं। आज से सेट 3 स्टार्ट करते हैं। इसके बाद हम लोग सोच रहे हैं कि हम लोग मिसलेनियस टॉपिक से स्टार्ट करते हैं क्योंकि टाइम बहुत कम है। तो जैसे कि करंट और GS स्टैटिक पोर्शन को जो मिलाकर जो लिस्टिंग वाले वीडियोस होते हैं, जो लिस्टिंग होते हैं, उन्हें याद करना पड़ता है। तो वो अब टाइम आ गया है। तो इस टाइम हम लोग मिसलेनियस टॉपिक्स पे डालेंगे, जैसे गवर्नमेंट स्कीम हो गए, अवार्ड्स हो गए, ऑनर्स, और हमारे स्पोर्ट्स से रिलेटेड, और इस टाइप के जो वीडियोस होते हैं, टॉपिक्स होते हैं जिनसे आता ही आता है। और जैसे रैंकिंग होती है, रैंक्स होती है, तो इंडिया की किस उसमें कितनी रैंक है, तो इस टाइप से जो होते हैं, तो वो अब हम लोग आगे से स्टार्ट करेंगे। तो आज हम लोग ज्योग्राफी का हमें एक इम्पॉर्टेंट लग रहा था पार्ट, तो हमने सोचा इसको डाल देते हैं। इसके बाद से हम लोग मिसलेनियस स्टार्ट करते हैं। तो चलते हैं हमारे क्वेश्चन पे। देखिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ करेक्ट पेयर। देखिए, ये 25 क्वेश्चन में आप लोग आज बहुत कुछ सीख के जाने वाले हैं, तो इसको पूरा देखिएगा क्योंकि हमने जो 2020 के करंट अफेयर्स हैं उनसे रिलेटेड स्टैट भी रखा है और क्वेश्चंस भी रखे हैं। तो जो भी जहाँ पे करंट इशू आएगा वो उसको हम बताएंगे, और स्टैटिक पोर्शन तो हम बता ही रहे हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कौन सा पेयर जो है वो करेक्ट है। तो हमारा फर्स्ट है बांग्लादेश फानी, इंडिया वायो, मालदीव हिक्का, श्रीलंका पवन, पाकिस्तान बुलबुल, म्यांमार क्यार और थाईलैंड अम्फान। अब ये है क्या? देखिए, ये साइक्लोन्स हैं, जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, हरिकेन्स, टाइफून्स, ये सब जो होते हैं, तो उस तरह के, तो इनका कुछ ना कुछ नाम पड़ता है। ये नाम कौन देता है? ये IMD देती है। IMD क्या करती है, हर बार एक लिस्ट निकालती है जिसमें 8 कॉलम होते हैं। तो हमारी लिस्ट 1 जो होती है उसकी स्टार्टिंग से इधर क्या होता है कि इधर जैसे कंट्रीज़ ही हैं, यहाँ पे लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3, ऐसे करके लिस्ट 7, लिस्ट 8 तक होता है लास्ट। तो इनका नाम होता है, ये जो पूरा रो होती है ये बांग्लादेश कंट्री के नाम की होगी, और इंडिया, ऐसे 8 कंट्रीज़ हैं, टोटल 8 कंट्रीज़, वो ये लिस्ट निकालती हैं। मतलब वो इसमें ये नाम देती हैं अपने अपने उसका। तो बांग्लादेश जैसे फ़ानी है, निसागरा, इस टाइप से लिस्ट 8 तक उनके नाम रहेंगे, यानी कि 8 नाम उनके रहेंगे। फिर इंडिया, तो इस तरह से रहता है। तो क्या होता है, जैसे मान ली कोई ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आता है, तो जैसे फ़ानी इसका नाम रखा गया, उसके बाद जो साइक्लोन आएगा तो उसका नाम, तो कॉलम वाइज चलते हैं। तो पहले एक कॉलम पूरा करेंगे यानी कि लिस्ट 1, फिर जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा तब सेकेंड लिस्ट पे जाएंगे। इस तरह से नाम रखा जाता है। और ये पता होता है हमें कि कौन सा नाम किस कंट्री का है। तो ये क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सा नाम किस कंट्री से लिया गया है। तो इस तरह से जो हमारे एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन भी आते हैं। तो अभी हाल में ही एक न्यू लिस्ट निकाली है IMD ने। तो अगर हम देखते हैं कि वो न्यू लिस्ट, तो वो न्यू लिस्ट हमारी ये है। अब हम बात कर लेते हैं कि हमारे जो लास्ट ईयर जितने भी 1920 में जितने भी साइक्लोन्स आए, तो उनका नाम क्या रहा, किस कंट्री का कौन सा नाम था। तो सबसे पहले बात करें तो ये यहाँ पर सारे जो पेयर हैं वो करेक्ट हैं। तो हम सिंपली हम देख लेते हैं एक बार कि बांग्लादेश फ़ानी था, काफ़ी पॉपुलर हुआ था ये क्योंकि काफ़ी बड़ा ये साइक्लोन था। अब जो नई लिस्ट में नाम है, तो बांग्लादेश का कौन सा नाम है, निसागरा। उसके बाद इंडिया की अगर हम बात, तो ये फर्स्ट कॉलम की हम बात कर रहे हैं, फर्स्ट लिस्ट 1 की बात कर रहे हैं। इंडिया का वायु था और इस बार घाटी। मालदीव्स हिक्का था और बुरेवी। श्रीलंका पवन आसानी। पाकिस्तान बुलबुल गुलाब। म्यांमार क्यार तौकते। थाईलैंड अम्फान और सितरंग। देखिए, अम्फान भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुआ था। अम्फान, बुलबुल, हिक्का, फ़ानी, ये सब काफ़ी ज़्यादा बड़े साइक्लोन्स थे, तो ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुए थे और इसलिए इनसे क्वेश्चन बने थे। तो इस बार ये अच्छे से याद कर लिएगा, इनसे पूछा जा सकता है कि अभी करेंटली जो लिस्ट आई है उसमें किस कंट्री का कौन सा नाम है, तो इस तरह से याद कर लिएगा। तो इसका राइट आंसर तो ऑल ऑफ द अबव है। दूसरी बात यह कि ये यहाँ पर 7 दिख रहे हैं। हमने भी बात की थी कि 8 कंट्रीज़ जो होती हैं वो ये लिस्ट निकालती हैं। तो उसमें जो 8वीं है यानी कि 8 कंट्री है, उसका नाम है ओमान। तो ओमान भी इसका एक हिस्सा है। तो ये कंट्रीज़ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। देखिए, इंडिया, श्रीलंका, पाकिस्तान, इधर म्यांमार, मालदीव्स, बांग्लादेश, ये आसपास के कंट्रीज़ हैं। इन्हें याद करना आसान है। इधर थोड़ा साइड में आएंगे तो इधर थाईलैंड है, और उसके जस्ट अपोजिट इस साइड जाएंगे इंडिया के, तो कौन सा है, ओमान। तो ऐसे याद रखिएगा इसे। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी,
नेक्स्ट है विच स्टेटमेंट इज़ ट्रू रिलेटेड टू कोरल रीफ। देखिए हाल ही में भी क्या हुआ था कि सनस्क्रीन बैन कर दी गई काफ़ी जगह, तो ऐसा क्यों हुआ था और इनका कोरल से क्या रिलेशन है। तो देखिए जो कोरल्स होते हैं, फर्स्टली तो एक क्वेश्चन आता है कोरल से रिलेटेड कि पूरा का पूरा एक आइलैंड जो कोरल रीफ का बना हुआ है वो कौन सा है। तो हमारा राइट आंसर हो जाता है लक्षद्वीप। ऐसे ऑस्ट्रेलिया का पूरी ग्रेट बैरियर रीफ है पूरी। तो ये कोरल्स क्या होते हैं इसको हमने डिटेल में बताया था अपने जब हम 2014-17 का हम पेपर करा रहे थे, उसमें हमने डिटेल में बताया था, तो उसको तो हम रिपीट नहीं करेंगे। अब बात कर लेते हैं कि इनका सनस्क्रीन से क्या रिलेशन है। क्या होता है कि जैसे जो टूरिस्ट होते हैं वो बीचेस पे जाते हैं वहाँ पे, तो वहाँ पर बॉडी में सनस्क्रीन लगाते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है कि जो इसमें केमिकल्स होते हैं, सनस्क्रीन में जो केमिकल्स होते हैं, कौन से केमिकल हैं, ऑक्सीबेंजोन और ऑक्टीनॉक्सेट, इन्हें थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ये केमिकल हैं, ये काफ़ी ज़्यादा ख़तरा है किसके लिए, कोरल्स के लिए। कैसे क्या करते हैं कि ये उनकी ब्लीचिंग करते हैं। कोरल ब्लीचिंग सुना होगा वर्ड, इसका क्या मतलब होता है। तो कोरल ब्लीचिंग क्या होता है कि कोरल्स जो होते हैं उसमें एल्गी रहते हैं, तो सिम्बायोसिस सुना होगा प्रोसेस, उसके अकॉर्डिंग क्या रहते हैं उसमें एल्गीज रहते हैं। तो वो एल्गी जो होते हैं अपना कलर कोरल्स को देते हैं और उनके लिए फूड का इंतज़ाम करते हैं। फोटोसिंथेसिस से एल्गी क्या करते हैं, फूड का इंतज़ाम करते हैं। इससे क्या होता है, कोरल्स को न्यूट्रिशन मिलता है और वो ग्रो करते हैं और उनको कलर देते हैं। क्या होता है कि जब ये जो केमिकल्स हैं ये उन एल्गीज को के लिए ख़तरा है, उन एल्गीज को ख़त्म कर देते हैं। तो उससे क्या होता है कि जो कलर होता है कोरल्स का वो धीरे धीरे डिकलराइज हो जाता है, जिससे जो कलर जैसे रेड या ग्रीन जो भी कोरल हो कलर की, येलो हो, वो कलरलेस यानी कि एकदम वाइट सी हो जाती है, कलरलेस हो जाती है। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, कोरल ब्लीचिंग कहते हैं। तो इससे होता क्या है कि वो धीरे धीरे कोरल जो होता है वो ख़त्म हो जाता है, वो डेड हो जाता है, क्योंकि उसे न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है। क्यों, क्योंकि उसका एल्गी जो है, जिसमें एल्गी रह रहा है, वो डिस्ट्रॉय हो चुका है। तो इस तरह से ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, कोरल रीफ और एल्गी। तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये केमिकल हैं जो सनस्क्रीन में होते हैं, इस तरह से कोरल रीफ को नुकसान होता है, हार्म होता है। तो काफ़ी ज़्यादा कंट्रीज़ ने इसे जो है बैन कर दिया। तो फर्स्ट जो आइलैंड था हवाई आइलैंड, इसने ये फर्स्ट था जिसने सनस्क्रीन को पे बैन को रोक लगाया, उस पर ख़त्म किया उसका यूज़ करना। द बैन विल हेल्प प्रोटेक्ट कोरल, कोरल को प्रोटेक्ट करेगी और मरीन लाइफ एज वेल एज ह्यूमन हेल्थ, सबके लिए ये क्या है कि ये हेल्प करेगी, प्रोटेक्ट करेगी। क्या होता है कि ये क्या करती है, जैसे स्किन में हम लोग लगाते हैं सनस्क्रीन, तो वो जो यूवी रेज आ रही होती है उन्हें अब्जॉर्ब कर देती है, कर लेती, तो उससे वो डायरेक्टली हमारी स्किन में यूवी रेज अब्जॉर्ब नहीं हो पाती हैं, जिससे हम कैंसर से बचाव होता है। तो ये सब चीज़ें हैं, तो इसे ध्यान रखिएगा थोड़ा। और क्या होता है कि जो मैरीन लाइफ मतलब जो वहाँ पर फिशेस वगैरह होती हैं, फिशेस उनके भी रिप्रोडक्शन जो उनकी साइकिल होती है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा एबनॉर्मेलिटीज़ आने लगती हैं। तो ये जो केमिकल यूज़ होता है इसमें सनस्क्रीन में, तो ये उन सबको हार्म करता है, फिशेस को। तो इसका जो तीनों स्टेटमेंट है वो तीनों सही है, यानी कि इसका राइट आंसर है 1, 2, 3। नेक्स्ट है हमारा डायमंड हार्बर विच इज़ वन ऑफ द मेजर पोर्ट्स इन। देखिए डायमंड हार्बर, अभी वैसे तो बहुत सारे पोर्ट्स हैं लेकिन डायमंड हार्बर ही हमने क्यों लिया, क्या हुआ है कि जो सी लेवल होता है वो हर बार पोर्ट्स का देखा जाता है, उससे मेजर किया जाता है। तो काफ़ी सारे पोर्ट्स का इंक्रीज़ करता है, जैसे हल्दिया है, पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट्स काफ़ी सारे पोर्ट हैं, तो उनका इंक्रीज़ किया है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा इंक्रीज़ किया है, सबसे ज़्यादा अमाउंट में जो इंक्रीज़ किया है वो किया है डायमंड हार्बर का। तो ये पूछा जा सकता है कि ये कहाँ पर है, तो ये है वेस्ट बंगाल का पोर्ट है, ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा पोर्ट है वेस्ट बंगाल का, तो इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा विच रीजन इज़ ऑल्सो नोन एज थर्ड पोल। देखिए अभी तक हम लोग ने 2 पोल्स जानते थे, नॉर्थ पोल और सेकेंड साउथ पोल। तो नॉर्थ पोल जो वो पूरा क्या है, दोनों पोल क्या बिल्कुल आइस से एकदम ढके हुए हैं, आइस कैप। तो ये थर्ड पोल कौन सा है, तो थर्ड पोल क्या होता है कि जो हमारे यहाँ रेंजेस हैं, एशिया में जो रेंज हैं, काराकोरम, हिंदू कुश, ये सब जो रेंज हैं, तो हिंदू कुश जो रेंज है वो काफ़ी ज़्यादा उसका एक्सपेंशन है, मतलब अप्रॉक्स 2000 किलोमीटर एक्सपेंशन है उसका। यानी कि इधर अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान, इधर चाइना, इंडिया और नेपाल, भूटान,
इधर बांग्लादेश, तो यहाँ पूरा उसका एक्सपेंशन है, पूरा फैला हुआ है। तो इतना ज़्यादा जो तो यहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा लार्ज अमाउंट में यहाँ पर पूरा बर्फ़ से ढका है। इतना ज़्यादा लार्ज अमाउंट में ये इसका एरिया बर्फ़ से है, ढका हुआ है, इसलिए इसको थर्ड पोल के नाम से भी जानते हैं। तो अगर कोई पूछे कि कौन सी रेंज थर्ड पोल के नाम से जानी जाती है, तो वो है हिंदू कुश। तो इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा ऑरोरस आर बेस्ट सीन एट नाइट, दे आर कॉस्ड बाई। अब ये ऑरोरस क्या है? देखिए, ऑरोरस जो है ये एक पोलर लाइट होती है। पोलर लाइट है मतलब कि ये नॉर्थ पोल साउथ पोल के साइड दिखती है, देखी जाती है। और नॉर्थ पोल में इसका नाम हो जाता है ऑरोरस बोरियलिस, और साउथ पोल में इसका नाम होता है ऑरोरस ऑस्ट्रेलिस। तो इसे ध्यान रखिएगा, दो नाम इसके। और ये अब होता क्या है, ये क्या होती है, एक नेचुरल फिनोमेना होता है, लाइटिंग की एक नेचुरल फिनोमेना होती है जो चमकती हुई दिखाई देती है। किस तरह से, पल्सेटिंग लाइट भी होती है और डिफरेंट कलर्स भी लाइट हमें दिखाई देती है। तो क्या होता है कि ये सन जो होता है हमारा, सन में सुना होगा कि इसमें स्पॉट्स हैं बहुत सारे, कुछ साल जो होते हैं वो उनका बढ़ता है, ग्रो करते हैं, इंक्रीज़ करता है एरिया, कुछ साल वो छोटे होते हैं। तो ये तो हम लोग जानते हैं। क्या होता है कि जब स्पॉट हमें दिखना शुरू होते हैं, स्पॉट दिखाई देते हैं, उस टाइम पे मैग्नेटिक स्टॉर्म चल रहा होता है, आता है अर्थ पे मैग्नेटिक स्टॉर्म होता है। क्या होता है, इससे जो जितने भी मैग्नेटिक डिवाइसेस होती हैं, रेडियो वगैरह, ये सब जो चीज़ें होती हैं ना, वो थोड़ा सा एबनॉर्मल बिहेव करने लगती हैं मैग्नेटिक स्टॉर्म जब होता है। तो क्या होता है कि जब सोलर स्टॉर्म चल रहा सोलर स्टॉर्म होता है, तो कोरोना में होता है, जिसकी कोरोना आउटर लेयर जो होती है, जो हमें चमकती हुई दिखाई देती है। तो उसमें जब सोलर स्टॉर्म की वजह से, तो उसकी जो फ्लेयर्स होती हैं उसमें बहुत ही ज़्यादा ह्यूज ह्यूज इलेक्ट्रिफाइड गैस बबल्स निकलते हैं। उसके कोरोना से बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रिफाइड ह्यूज गैस बबल्स निकलते हैं जो अर्थ की तरफ आते हैं। और जब वो अर्थ के चारों तरफ एटमॉस्फेयर है, जब वो हमारे एटमॉस्फेयर की तरफ आते हैं, तो वहाँ की जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके अंदर जैसे ही एंटर करते हैं, तो वो ब्लिंक करते हैं, थोड़ा सा पोलर मतलब लाइट्स देते हैं। तो वो पोल्स की तरफ जब आते हैं तो वो हमें चमकते हुए दिखाई देते हैं। तो उसे ही कहते हैं ऑरोरस, यानी कि पोलर लाइट कहते हैं। तो ये पूरा जो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से होता है। और अब हम बात करते हैं कि ये अर्थ के साथ है या और भी प्लैनेट के साथ है। तो देखिए, जितने भी हमारे गैशियस प्लैनेट हैं, यानी कि जिनके बाहर पूरा एटमॉस्फेयर है, जैसे कि जुपिटर हो गया, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ये सब जो हैं जिनके बाहर बहुत ज़्यादा एटमॉस्फेयर है, ऑब्वियसली उनके पास मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड उनकी हाई है, मैग्नेटिक फील्ड है, तो वहाँ पे ऑरोरस वहाँ पे प्रेजेंट है, वहाँ पे दिखेंगे। तो इसे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ये भी करंट का क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सन। नेक्स्ट है विच इज़ नॉट अ टाइप ऑफ सोलर एक्लिप्स। देखिए, सोलर एक्लिप्स और लूनर एक्लिप्स दो होते हैं। तो देखिए, सोलर एक्लिप्स कब होता है, जब सन और अर्थ के बीच में मून आता है, और लूनर एक्लिप्स होता है जब सन और मून के बीच में अर्थ आ जाती है। देखिए, सन अपनी जगह, इसको कंफ्यूज मत होइएगा, सन अपनी जगह रिजिड रहता है। जैसे मान सकते हैं हम लोग, सन अपनी जगह रिजिड है, डायग्राम जैसे बनाते हैं। चेंज कौन करे अपनी पोजीशन, अर्थ और मून। जब अर्थ बीच में आएगी तो हमारा लूनर है, जब मून बीच में आएगा तो सोलर एक्लिप्स है। तो इसे ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे कह रहा है कुछ टाइप्स दिए सोलर एक्लिप्स के, टोटल, स्मॉल, पार्शियल, एनुलर। तो देखिए, टोटल जो होता है, जब हमारा इधर सन है, जैसे यहाँ पर सन है और ये मून है और ये हमारी अर्थ है। तो देखिए, एकदम जब इनके सेंटर मैच करते हैं, यहाँ पर हम बना रहे हैं सही नहीं, लेकिन ध्यान रखिएगा, जब इनके एकदम सेंटर मैच करते हैं, यानी कि ये बिल्कुल एक लाइन में होते हैं तीनों, सन, मून और अर्थ, तब हमारा जो होता है एक्लिप्स, उसे कहते हैं टोटल सोलर एक्लिप्स। उसके बाद अगर हम बात करते हैं पार्शियल की, तो जैसे ये हमारा सन है और मून कुछ इस तरह से आया है, इस तरह से आया है, और इधर अर्थ है। तो ये वाला जो होता है, यानी कि इसको पूरी तरह से नहीं ढकता है, ये पार्शियली उसको कवर करता है। तो कौन सा हुआ, पार्शियल सोलर एक्लिप्स, इसे ध्यान रखिएगा। फिर थर्ड एक और टाइप होता है, जैसे ये सन है और ये मून है, कुछ इस तरह से इसकी पोजीशन होता है। तो क्या होता है कि ये एक सन की जो ये रिंग दिखाई देती है, नाम सुना होगा रिंग ऑफ फायर।
तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी कभी जो एक्लिप्स होता है सोलर एक्लिप्स वो इस टाइप से होता है। तो अभी हाल फिलहाल में जब तो ये करंट का था कि एनुलर सोलर एक्लिप्स हुआ था, ये यहाँ पर दिखा था, और ये कैसा था, एनुलर रिंग टाइप दिखता है, तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ा है, एनुलर सोलर एक्लिप्स। तो कुछ इस टाइप का रिंग ऑफ फायर दिखाई देता है। तो हमारा इसका राइट आंसर कौन सा है, कह रहा है विच इज़ नॉट अ टाइप ऑफ, तो स्मॉल सोलर इक्लिप्स। ये पूछा जा सकता है, अगर नहीं पता हो तो नहीं बता पाएगा कोई। नेक्स्ट है विच इज़ करेक्ट जियो क्रोनोलॉजी। देखिए सुना होगा एऑन, पीरियड, एरा, क्रॉन, एपॉक और एज। तो ये क्या होते हैं कि जैसे जैसे एवोल्यूशन डेवलपमेंट होता है तो उस टाइप के पहले जुरासिक पीरियड चला, तो इस तरह से जो होता हुआ अभी कौन सा चल रहा है, होलोसीन चल रहा है। तो इसी तरह से क्या हुआ था कि अभी एक न्यू स्टार्ट हुई थी एपॉक, वो कौन सी हुई थी, इसका नाम है एंथ्रोपोसीन। एंथ्रोपोसीन जैसे कि नाम से पता चला है, एंथ्रो यानी कि ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट है, यानी कि जो फर्स्ट ऐसी एपॉक है जो ह्यूमन के डेवलपमेंट पे है। तो ये इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसका सीक्वेंस आ सकता है, तो इसलिए हमने इसको सीक्वेंस कर रखा है कि सबसे देखिए जो लार्जेस्ट है वो होती है एऑन, वो होती है एऑन, जो सबसे स्मॉलेस्ट है वो होती है क्रॉन, यानी कि सबसे बाद में कौन सी आएगी, क्रॉन आएगी, सबसे पहले एऑन आएगी, यानी कि 1 और 4 देखिए इसमें है, सी में है, तो इसका राइट तो ये हो जाएगा। देखिए एऑन के अंदर क्या आते हैं, बहुत सारी एरा आती हैं, एरा के अंदर कौन आता है, पीरियड आते हैं, और पीरियड के अंदर एपॉक, और एपॉक के बाद अंदर एज, और एज के बाद क्रॉन। तो ये सीक्वेंस याद होना चाहिए इसे। नेक्स्ट है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मल्टी स्टेज लिफ्ट इरिगेशन स्कीम नेमली। देखिए काफ़ी ज़्यादा स्कीम इरिगेशन और इन सब चलती रहती हैं, मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट चलते हैं, तो उससे अगर पूछा जा सकता है कि लार्जेस्ट मल्टी स्टेज लिफ्ट इरिगेशन स्कीम कौन सी है वर्ल्ड की, तो ध्यान रखिएगा कलेश्वरम प्रोजेक्ट। ये कहाँ पर है, तेलंगाना में है, और किस रिवर पे है, तो गोदावरी पे है, गोदावरी में कलेश्वरम प्रोजेक्ट है। और कौन सी कंपनी के अंडर में ये हुआ है, तो एल&टी कंपनी में हुआ है, और ये फुल्ली स्टेट फंडेड प्रोजेक्ट है, इसको ध्यान रखिएगा, ये फुल्ली स्टेट फंडेड प्रोजेक्ट है, यानी कि तेलंगाना के जो सीएम है उनके थ्रू ये पूरा फंड किया गया है इसका। अच्छा, एक और प्रोजेक्ट चल रहा है, पोलावरम प्रोजेक्ट चल रहा था, कलेश्वरम प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है, पोलावरम जब चल रहा था ये कंप्लीट नहीं हुआ था, तभी कलेश्वरम स्टार्ट हो गया था, तो पोलावरम अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। ऐसा क्यों क्यों, इसमें जो सेंटर इन्वॉल्व है, क्योंकि दो प्रोजेक्ट एक उस पर चल रहे हैं, तो ये पूछा जा सकता है क्योंकि ये फुल्ली स्टेट है फंडेड, और पोलावरम प्रोजेक्ट जो है वो सेंटर और उसमें कुछ इंटरनेशनल एजेंसीज भी हैं वो भी फंड कर रही हैं, तो इसलिए अभी ये स्लो चल रहा है। तो पोलावरम प्रोजेक्ट ध्यान रखिएगा इससे। अब हम बात करते हैं इंदिरा गांधी कैनाल प्रोजेक्ट, ये है और ककरापार। तो इंदिरा गांधी कैनाल प्रोजेक्ट ये किस रिवर पे है, सतलुज रिवर पे है, और कहाँ पर है, राजस्थान में। ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा प्रोजेक्ट है, और इंदिरा गांधी कैनाल लॉन्गेस्ट कैनाल है। उसके बाद अगर हम बात करें ककरापार प्रोजेक्ट, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, तो ककरापार कहाँ पर है, गुजरात में है, और किस रिवर पे है, तापी रिवर पे है, तो इसे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मल्टी स्टेट लिफ्ट इरिगेशन स्कीम नेमली। ये कहाँ पर है, तेलंगाना में चल रहा है। नेक्स्ट है विच कंट्री एमिट्स द मोस्ट कार्बन डाइऑक्साइड इन 2020। देखिए ग्लोबल वार्मिंग की प्रॉब्लम दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, देख रहे हैं आप लोग, ग्लेशियर्स जो हो रहे हैं वो फट रहे हैं, अभी करंटी में उत्तराखंड में हुआ है। तो ये जो प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है ग्लोबल वार्मिंग की, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, तो ये इससे बचने के लिए काफ़ी ज़्यादा इस पे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, एक कार्बन प्रोजेक्ट चल रहा है, काफ़ी ज़्यादा प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं इंटरनेशनली। तो क्या होता है कि जैसे जो कंट्री ज़्यादा कार्बन जो होती है फॉसिल फ्यूल एमिशन होती है, तो उस वो टैक्स कुछ पे करती है, तो एक लिमिट दे दी गई है कि इस लिमिट के बाहर अगर आप करते हैं तो उसे पे करना होता है, तो इस तरह से होता है। और जो ये फंडेड जितना ये पैसा होता है ये उस प्रोजेक्ट पे लगाया जाता है। तो अगर हम बात करें 2020 में कौन सी कंट्री सबसे ज़्यादा कार्बन एमिशन में देखी गई है, तो वो है चाइना। फर्स्ट नंबर पे चाइना है, ध्यान रखिएगा। सेकेंड पे यूएसए है, और इंडिया हमारा थर्ड नंबर पे है, इसे ध्यान रखिएगा। कार्बन एमिशन में फर्स्ट नंबर पे चाइना है, सेकेंड पे यूएसए, और थर्ड पे इंडिया है, फोर्थ पे रशिया और अदर कंट्रीज़ हैं, तो इसे ध्यान रखिएगा, फर्स्ट नंबर पे चाइना है। नेक्स्ट है हमारा विच इज़ इंडियाज़ फर्स्ट परमानेंट आर्कटिक रिसर्च स्टेशन। बात करें अगर आर्कटिक और अंटार्कटिक रिसर्च स्टेशन की, तो फर्स्ट परमानेंट आर्कटिक रिसर्च स्टेशन जो है उसका नाम है हेमाद्री। तो
इसका राइट आंसर हिमाद्री हो जाएगा। अब बात करते हैं मैत्री और भारती की। तो ये मैत्री और भारती जो दो रिसर्च स्टेशन है ये हैं अंटार्कटिका के, इंडिया के अंटार्कटिका रिसर्च स्टेशन मैत्री और भारती। और आर्कटिक का फर्स्ट परमानेंट कौन सा है? हिमाद्री है। नेक्स्ट है विच इज अ वर्ल्ड्स हाईएस्ट एल्टीट्यूड लेक। देखिए ये क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जाते हैं सुपरलेटिव्स में। वर्ल्ड्स हाईएस्ट एल्टीट्यूड लेक तो वो है काजिन सारा। अभी ये इसलिए लिया गया है क्योंकि हाल ही में क्या हुआ है कि नेपाल में ये देखी गई है कि ये हाईएस्ट एल्टीट्यूड लेक है। तो ये करंट का क्वेश्चन है। काजिन सारा कहाँ पर है? नेपाल में, इसको ध्यान रखिएगा, काजिन सारा लेक। उसके बाद अगर हम बात करें टंगनिका की, तो ये टंगनिका क्या है? ये लॉन्गेस्ट है वर्ल्ड की फ्रेश वाटर लेक, वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट फ्रेश वाटर लेक। ये हाईएस्ट है, ये वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट है फ्रेश वाटर लेक टंगनिका। कैस्पियन की अगर हम बात करते हैं तो वर्ल्ड की लार्जेस्ट लेक है। लार्जेस्ट, लॉन्गेस्ट, हाईएस्ट, इन्हें ध्यान रखिएगा। हाईएस्ट काजिन सारा, लॉन्गेस्ट फ्रेश वाटर टंगनिका, और कैस्पियन लार्जेस्ट, और बैकाल अगर हम बात करते हैं ओल्डेस्ट और डीपेस्ट की, वर्ल्ड की ओल्डेस्ट डीपेस्ट, तो वो बैकाल है। अगर हम बात करते हैं और भी हैं, अच्छा ये काजिन सारा जो आई है ये किसको रिप्लेस करके आई है? तो एक तिलिचू एक लेक थी, नेपाल में ही थी, तिलिचू लेक थी, उसे रिप्लेस करके काजिन सारा इसे मेजर किया गया है। अब एक आता है नेविगेबल, हाईएस्ट नेविगेबल लेक, तो वो टिटिकाका है, साउथ अमेरिका वाली, उसे भी ध्यान रखिएगा, उसमें नेविगेबल वर्ड ज़रूर होगा। तो ये कुछ लेक्स हैं इम्पोर्टेंट, इन्हें ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है ये पास हैं और ये कनेक्शन है कि किसको किससे कनेक्ट करता है, कौन सा पास। तो ये काफ़ी सारा अक्सर पूछा जाता है क्वेश्चन। तो यहाँ पर है रोहतांग पास, देखिए मैच करना है हमें। तो रोहतांग पास की अगर हम बात करें तो ये है लेह को मनाली से जोड़ता है, ठीक है, लेह मनाली किससे कनेक्ट है? रोहतांग पास से। अगर हम बात करें बड़ा लाचला की, तो ये हिमाचल प्रदेश को लद्दाख से, यानी कि हिमाचल प्रदेश लद्दाख बड़ा लाचला के थ्रू जुड़े हैं, कनेक्ट हैं। जोजिला पास की बात करें तो ये श्रीनगर लेह को कनेक्ट करता है, जोजिला पास श्रीनगर लेह से कनेक्ट करता है। नाथुला की अगर हम बात करें तो सिक्किम, देखिए सिक्किम के दो हैं, एक नाथुला है एक जलेपला है, दो हैं, तो इन्हें ध्यान रखिएगा। नाथुला सिक्किम तिब्बत कनेक्ट करता है। और बनिहाल की अगर हम बात करें तो ये लेह कश्मीर, बनिहाल पे ही कौन सी टनल है? जवाहर टनल है, तो इसे ध्यान रखिएगा। लेह कश्मीर, लेह के देखिए तीन हैं, लेह मनाली रोहतांग पास, ओके। उसके बाद अगर लेह के साथ कश्मीर आ जाता है तो वो बनिहाल हो जाता है जहाँ पर जवाहर टनल है। लेह के साथ श्रीनगर आता है तो वो जोजिला हो जाता है। अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश और लद्दाख को बड़ा लाचला, और सिक्किम तिब्बत को नाथुला। तो ये इस टाइप का कुछ है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1 3 2 5 4, हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा, डी। तो ये अक्सर पूछ लिया जाता है पास, फिर एक बार देख लिएगा। अभी क्या हुआ था कि आप लोगों ने सुना होगा कि हर कोई अपना अपना कंट्री का मैप निकाल के दे रहा था कि ये है अपना एरिया। तो नेपाल भी था और पाकिस्तान, इंडिया, सब ने अपना अपना मैप दिखाया था कि ये एरिया, इतना एरिया हमारे उसमें आता है। चाइना ने भी निकाला था, तो सब अपना अपना मैप निकाले थे। तभी एक नेपाल से जो डिस्प्यूट स्टार्ट हुआ था वो हुआ था यहाँ पर। तो क्या हुआ था कि यहाँ से ये क्वेश्चन आ सकता है कि काली रिवर किस उसमें रीजन में है? काला पानी रीजन में है, और ये बॉर्डर इसके बीच बनाती है इंडिया और कौन सी कंट्री के बीच? तो ये नेपाल, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नेपाल। तो ये जो डिस्प्यूट चल रहा था, तो इससे स्टैटिक का इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर वर्ल्ड्स थर्ड लॉन्गेस्ट एंड एशियाज लॉन्गेस्ट रिवर। देखिए रिवर ये भी सुपरलेटिव से है। अगर हम रिवर की बात करें, अभी तक हम लोगों ने लेक की बात की थी, अब रिवर की अगर बात करते हैं तो सबको पता है कि नाइल जो है इजिप्ट में, वो लॉन्गेस्ट रिवर है। वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है? नाइल है। लेकिन यहाँ पर कह रहा है वर्ल्ड्स थर्ड लॉन्गेस्ट। अब बात करते हैं सेकंड कौन सी है? फर्स्ट तो हो गई नाइल, सेकंड कौन सी है? अमेजन, और थर्ड है यांगसे, ये एशिया की है, ये एशिया में ऊपर चाइना साइड है। और एशियाज़ की लॉन्गेस्ट रिवर, ऑब्वियसली एशिया की लॉन्गेस्ट रिवर है, और वर्ल्ड में बात करें तो थर्ड लॉन्गेस्ट है, और फिर मिसिसिपी है। तो अगर हम बात करते हैं नाइल की, तो ये लॉन्गेस्ट रिवर है। अमेजन की बात करें तो इसमें दो स्पेशलिटी आ जाती हैं, एक तो सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है, और दूसरी
ये है मतलब अगर हम बात करें बाय वॉल्यूम तो ये लार्जेस्ट हमारी रिवर है, वर्ल्ड की लार्जेस्ट रिवर है बाय वॉल्यूम। तो और अगर यांगसे की बात करें तो ये वर्ल्ड की थर्ड लॉन्गेस्ट है और एशिया की लॉन्गेस्ट रिवर है। तो इससे ध्यान रखिएगा। राइट आंसर हो जाएगा हमारा यांगसे सी। नेक्स्ट है मिक्स्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन इंडिया। देखिए आप लोग देख रहे होंगे कि हेरिटेज साइट जो होता है इस पर काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम से पूछे जा रहे हैं अब। तो तीन टाइप्स का होता है। एक होता है नेचुरल हेरिटेज, सेकेंड होता है कल्चरल हेरिटेज, इस बेसिस पे मिलता है, और थर्ड होता है मिक्स्ड। तो मिक्स्ड इंडिया की एक ही साइट है जिसको मिक्स्ड वर्ल्ड हेरिटेज के अंदर लाया गया है, वो है कंचनजंगा। ये कहाँ पर है? सिक्किम में है। इसे ध्यान रखिएगा। ये है थर्ड हाईएस्ट पीक है वर्ल्ड में, थर्ड हाईएस्ट पीक है इस। तो अभी करंट में कितनी हेरिटेज साइट हैं? देखिए करंट में है 38 हेरिटेज साइट हैं और हमारी मिक्स्ड है कंचनजंगा। राइट आंसर बी। नेक्स्ट है हाउ मेनी रामसर साइट्स इन इंडिया एट प्रेजेंट। देखिए रामसर साइट से क्वेश्चन आ रहा है क्योंकि वेटलैंड्स पे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं अब पेपर्स में, हर पेपर में क्वेश्चन होता है। तो अगर हम बात करते हैं क्योंकि अभी में काफ़ी सारी आई, फिर मंथली ऐड होती जा रही हैं, तो इसलिए करंट में काफ़ी ज़्यादा इनसे पूछा जाता है। तो अगर हम रामसर साइट्स की बात करते हैं तो अभी करंट में है 42 करंट में है। क्या हुआ था कि जुलाई से पहले 37 थी, जुलाई से पहले 37 थी, 2020 की बात कर रहे हैं। उसके बाद जुलाई में दो बढ़ी थी, दो ऐड हुई थी, तो कितनी हुई थी? 39 हो गई थी। उसके बाद नवंबर में 3 ऐड हुई तो हो गई 42। तो अभी करंट में 42 है, ये पूछा जा सकता है। और अगर वर्ल्ड की बात करें तो पूरे वर्ल्ड में कितनी मैक्सिमम जो रामसर साइट्स हैं वो किसके पास हैं? तो यूके के पास मैक्सिमम रामसर साइट्स हैं, 175 अप्रॉक्स हैं। अगर कहें लार्जेस्ट, इंडिया की लार्जेस्ट रामसर साइट कौन सी है, तो वो है चिल्का लेक। नेक्स्ट है रॉस आइलैंड हैज़ बीन रीनेम्ड एज। देखिए कुछ आइलैंड हैं जिसके नाम चेंज किए गए हैं। तो अंटार्कटिका पे, सॉरी अंडमान निकोबार जो हमारा आइलैंड है, तो उसमें अंडमान में 3 आइलैंड का नाम चेंज किया गया है, रीनेम किया गया है उन्हें। तो रॉस आइलैंड का नेम क्या है? उसका नाम है सुभाष चंद्र बोस द्वीप रखा गया है। रॉस आइलैंड का नाम सुभाष चंद्र बोस रखा गया है। अब बात करते हैं शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप, ये भी चेंज किया गया है। तो 3 आइलैंड की हमने बात की थी। तो अंडमान का एक आइलैंड था नाइल आइलैंड, उसका नाम शहीद रखा गया है। और एक आइलैंड था हैवलॉक, एक आइलैंड था हैवलॉक, उसका नाम रखा गया है स्वराज द्वीप। हैवलॉक का स्वराज द्वीप और नाइल का शहीद द्वीप और रॉस का सुभाष चंद्र बोस द्वीप। तो ये ध्यान रखिएगा, ये भी करंट का क्वेश्चन है। राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट है इंडियाज़ लॉन्गेस्ट रोड टनल। देखिए रोड टनल अभी आप लोगों ने सुना होगा, अटल टनल बनी है, ये चेनानी नाशरी बनी है। तो काफ़ी सारी जो टनल बनी है, तो इनका क्योंकि ये लॉन्गेस्ट हैं तो काफ़ी इसमें, तो इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, अपने में सुपरलेटिव्स हैं। तो अगर हम बात करते हैं पीर पंजाल टनल की, तो अगर क्वेश्चन आता है कि लॉन्गेस्ट रेलवे टनल, तो आप देंगे पीर पंजाल टनल। ओके। अगर आता है क्वेश्चन इंडियाज़ लॉन्गेस्ट रोड टनल, देखिए थोड़ा थोड़ा फ़र्क है। रोड टनल आता है लॉन्गेस्ट रोड टनल, तो वो आ जाती है चेनानी नाशरी टनल, जिसको दूसरा नाम है श्यामा प्रसाद मुखर्जी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल भी कहा जाता है। और जवाहर टनल तो हमने बताया था बनिहाल पास पे है। और अगर हम बात करते हैं अटल टनल की, तो अटल टनल देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट हाई एल्टीट्यूड टनल है। क्योंकि काफ़ी ऊंचाई पे है ना, तो इसलिए हाई एल्टीट्यूड वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट टनल जो है वो अटल टनल है, जो किस पास पे है? रोहतांग पास में। कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में। इसकी जो लेंथ है अप्रॉक्स 9.2 के आसपास है, 9.2 किलोमीटर के आसपास है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा चेनानी नाशरी टनल। नेक्स्ट है विच कंट्री इज एक्सपेक्टेड टू रिमेन द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलस कंट्री थ्रू द एंड ऑफ सेंचुरी। देखिए जो पॉपुलेशन का डेटा भी पूछा जा सकता है। तो अगर हम कंट्री वाइज बात करें तो जो एंड ऑफ सेंचुरी है, यानी कि देखिए ये डेटा चेंज हो जाएगा इसमें। अभी क्या है कि फर्स्ट नंबर पे है चाइना और सेकंड पे इंडिया है।
और थर्ड पे हमारा है यूएसए। अभी ये है सीक्वेंस, अभी करेंटली चाइना फर्स्ट नंबर पे है, उसके बाद इंडिया है, फिर थर्ड नंबर पे यूएसए। लेकिन ये एंड ऑफ सेंचुरी क्या होगा, ये चेंज हो जाएगा, तब हो जाएगा हमारा इंडिया फर्स्ट नंबर पे, सेकंड नंबर पे चाइना और थर्ड नंबर पे नाइजीरिया। तो ये पता होना चाहिए, ये पूछा जा सकता है। देखिए अभी चाइना है, सेकंड पे इंडिया है, थर्ड पे यूएसए, लेकिन एंड ऑफ सेंचुरी क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर पे इंडिया, सेकंड पे चाइना और थर्ड पे नाइजीरिया, जो कहाँ का है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का है कंट्री। तो इसे ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। राइट आंसर हो जाएगा सी। तो अभी वर्ल्ड्स मोस्ट पूछा है पॉपुलस कंट्री एट द एंड ऑफ सेंचुरी, तो हमारी इंडिया हो जाएगी। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द थीम ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 2020। देखिए वर्ल्ड पॉपुलेशन डे की अगर हम बात करें तो आजकल थीम भी पूछी जाती है डेज़ की। तो ये कब सेलिब्रेट किया जाता है, ये किया जाता है 11 जुलाई, 11 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है। अगर हम बात करते हैं कि इस बार की थीम क्या थी, तो इस बार की थीम थी हाउ टू सेव गार्ड द हेल्थ एंड राइट्स ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स नाउ। तो देखिए इस टाइप के जो भी, जैसे इन्वायरमेंट डे था, तो जितने भी इम्पोर्टेंट डेज होते हैं उनकी थीम भी एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट है, देखिए ये नॉर्थ ईस्ट एरिया की, वहाँ पर एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, तो मैचिंग। देखिए अक्सर पूछा जाता है कि पैडी फील्ड्स जो होती है ये किससे रिलेटेड है, तो अगर हम मैच करेंगे तो मणिपुर। अगर हम करते हैं टेरेस फार्मिंग तो ये नागालैंड में होती है। ऑयल पाम की बात करें तो ये मिजोरम में होती है। टी गार्डन, टी तो सबको ये तो पता है कि असम। ओके, तो ध्यान रखिएगा पैडी फील्ड से एक बार पूछा गया था, क्वेश्चन आया था, तो पैडी फील्ड्स मणिपुर हो जाएगी, टेरेस फार्मिंग नागालैंड, ऑयल पाम मिजोरम और टी गार्डन असम। तो ये वहाँ का एग्रीकल्चर सिस्टम है कुछ इस टाइप से, तो इससे ध्यान रखिएगा। तो हमारा हो जाएगा राइट आंसर बी डी ए सी। राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट है विच हाईवे कनेक्ट सिलीगुड़ी टू गुवाहाटी इन असम। देखिए हाईवे से क्वेश्चन आते हैं क्योंकि क्या हुआ था कि NH7 जो है इसको थोड़ा सा उसको रिनोवेट करके NH44 नाम दिया गया था, और ये लॉन्गेस्ट हाईवे है, इसे ध्यान रखना। ये लॉन्गेस्ट हाईवे है, ये श्रीनगर को कन्याकुमारी से कनेक्ट करता है। अगर हम बात करते हैं सिलीगुड़ी को गुवाहाटी से कौन सा हाईवे कनेक्ट करता है, तो गुवाहाटी तो असम है, और सिलीगुड़ी कौन का हाईवे कनेक्ट करता है, तो ये है NH10। अगर हम बात करते हैं NH6 की, तो ये क्या करता है, गुजरात को वेस्ट बंगाल से यानी कि सूरत को कोलकाता से कनेक्ट करता है। गुजरात को वेस्ट बंगाल, तो गुजरात में सूरत से और वेस्ट बंगाल में कोलकाता से आपस में कनेक्ट करता है। सिटीज़ पूछा जाता है, अगर सिटी पूछे तो ये, वरना हमारा स्टेट। तो NH6 ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगर हम NH27 की बात करें तो ये भी गुजरात को असम से कनेक्ट करता है। तो गुजरात में ये पोरबंदर को जो असम में सिलचर है उससे कनेक्ट करता है। तो सिंपली स्टेट याद रखिए, गुजरात को असम से कनेक्ट करता है इधर NH27। NH6 गुजरात को वेस्ट बंगाल से कनेक्ट करता है। NH44 श्रीनगर को कन्याकुमारी से जो लॉन्गेस्ट हाईवे है, और NH10 सिलीगुड़ी को गुवाहाटी से कनेक्ट करता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा NH10। नेक्स्ट है फ्रॉम द कोस्ट बेस लाइन इंडिया टेरिटोरियल वाटर एक्सटेंड इनटू द सी टू अ डिस्टेंस ऑफ। देखिए क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, अगर हम बात करते हैं टेरिटोरियल वाटर की, तो इंडिया का देखिए जो इधर वेस्टर्न वाला तो एकदम स्ट्रेट है हमारा, लेकिन जो ईस्टर्न कोस्ट है ये थोड़ा सा आगे यहाँ पर ज़्यादा है, फिर इस तरह से कुछ है। तो अगर हम वाटर की बात करें कि हम कहाँ तक यूज़ कर सकते हैं अपने कंट्री का वाटर, तो इसमें एक लाइन बना दी गई है, इसको बेस लाइन मान के, पहले एक बेस लाइन बनाई, क्या किया इन्होंने, मैक्सिमम जो है कटापिटा पार्ट एक लेकर इस तरह से एक सबको कवर करता हुआ एक बेस लाइन बना दी, उसको मान लिया 0। उसके बाद उससे चले 12 चले, 12 नॉटिकल। उसके बाद चले फिर से 12 नॉटिकल माइल्स, तो इस तरह से चले। तो उसके बाद फिर, तो ये टोटल कितना हो गया, ये हो गया 24, ये पूरा हो गया 24। ये वाला जो हो गया ये SEZ के अंदर आता है, यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन। उसके बाद अगर हम बात करें इसकी, तो ये
CZ के अंदर आता है। अगर हम बात करें इसके बाहर की यानी कि 200 माइल, यानी कि 0 से लेकर अगर हम 200 माइल की बात करें तो नॉटिकल माइल की, तो वो आता है हमारा एक्सक्लूसिव EEZ, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अंदर आता है। अब ये सब है क्या? तो देखिए ये जो चीज़ें हैं ये है कि एक कंट्री अपने कितना अपने जो उसकी बॉर्डर है उसके बाहर तक कितना ज़्यादा वो वाटर रिसोर्सेज या जो भी चीज़ें होती है पोर्ट्स वगैरह कितना ज़्यादा यूज़ कर सकती है, कहाँ का वाटर कितना ज़्यादा यूज़ कर सकती है, क्योंकि हम लोग पेट्रोलियम वगैरह सब निकालते हैं यहाँ से, तो वो कहाँ तक उसकी रेंज क्या है, तो उस पर ये पूरा बना है। तो अगर हम देखते हैं कि अपने जो बेस लाइन है उससे अगर हम 12 नॉटिकल माइल्स जाते हैं तो वहाँ का वाटर जो होता है वो टेरिटोरियल वाटर कहलाता है, यानी कि ये हमारा है, स्वदेशी है। इंडिया टेरिटोरियल वाटर के कहाँ तक एक्सटेंड है, तो वो है 12 नॉटिकल माइल्स। तो राइट आंसर 12 हो जाएगा, ध्यान रखिएगा सिंपली, बाकी ज़्यादा हमें डीप में नहीं जाना है। तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है हेमिस नेशनल पार्क इज सिचुएटेड। देखिए नेशनल पार्क पूछे जाते हैं तो हेमिस नेशनल पार्क जो होता है वो जम्मू कश्मीर में है। ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि जम्मू कश्मीर में अभी उसको यूटी में चेंज किया गया है, तो इसे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि वहाँ पे कौन सा नेशनल पार्क है, हेमिस नेशनल पार्क है। नेक्स्ट है माउंट एवरेस्ट हाइट इन 2020। देखिए ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अभी क्या हुआ कि नेपाल ने ये रखा कि जो माउंट एवरेस्ट हाइट है वो थोड़ी इंक्रीज़ हुई है, बड़ी, क्योंकि अभी हिमालय जो हमारा है वो अभी बढ़ रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है। अरावली जो रेंज है वो अब नीचे बैठ रही है, और ये जो हिमालय है ये क्योंकि न्यू है और ये ऊपर उठ रहा है, तो अभी हाल ही में जिसकी हाइट देखी गई है वो बढ़ी है। तो कितनी बढ़ी है, तो इस तरह से देखिए बहुत ही ज़्यादा क्लोज ऑप्शन दिए जा सकते हैं तो इंसान कंफ्यूज हो जाएगा, इसलिए हमने इसे रखा है 8848 थी अभी तक, अब बढ़ गई है 86 मीटर जो है 0.86, ये इंक्रीज़ करी है। तो इसे ध्यान रखिएगा, अभी न्यू हाइट क्या हो गई है 884.86 मीटर। तो हमारे यहाँ पे 25 क्वेश्चंस फिनिश हो जाते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, और हम लोग इसके बाद नेक्स्ट वीडियो अब हम लोग मिसलेनियस टॉपिक में डालेंगे। सबसे पहले गवर्नमेंट स्कीम में डालेंगे, फिर फर्दर जैसे हम लोग टॉपिक्स देखते जाएंगे जो इम्पोर्टेंट लगेंगे उनको हम लोग पहले डालेंगे। थैंक यू सो मच।